हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के जो डिफरेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। बट बेसिक में पहले हम ये जाने कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं जिनको हम पीसीएस कहते हैं। पीसीएस का मतलब है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बेसिक में पढ़ा होगा आपने कि अगर एक सब्जेक्ट हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो हो तो कंपैरेटिव डिग्री और तीन हो तो सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको एक ही सब्जेक्ट को अगर एडजेक्टिव देना हो तो पॉजिटिव, दो में अगर कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव और तीन में से एक चुनना हो तो सुपरलेटिव। डिग्रीज बनाने के लिए हम कंपैरेटिव के लिए हम यूज करते हैं ई, आर और मोर, और सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं ई, एस, टी और मोस्ट। ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि ई, आर और मोर कहाँ लगाना है या ई, एस, टी और मोस्ट, तो ये डिपेंड करता है सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या है, इसके लिए थोड़े हमें बेसिक की क्लास करनी होती है। एंड नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन क्लास। तो अभी हम ये मानकर चलते हैं कि आपने बेसिक में ई, आर और मोर लगाना और ई, एस, टी और मोस्ट लगाना सीख लिया है। अब हम यहाँ से अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एंड जो है वो एक पैरेलल कंजंक्शन है। पैरेलल का मतलब होता है दोनों तरफ एक बराबर आना चाहिए। तो अगर आप एंड के एक तरफ अगर आप कंपैरेटिव यूज कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव, और अगर आप सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव। अच्छा, ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर आया है ऑफ द टू तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और ऑफ द थ्री अगर तीन में आया है तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर ग्रुप में आया है तो भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। बस इस तरफ ध्यान देना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में जो 2 और 3 मेंशन किया रहता है वो बाद में होता है, और एग्जाम के प्रेशर में बच्चा शुरू में तो पढ़ता है लेकिन एंड तक नहीं जाता। तो इस चीज का खास ध्यान देना है कि अगर 2 में से हमें चुनना है तो कंपैरेटिव डिग्री, और 3 में से चुनना है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। अब हमें पता है कि हम ई, आर और मोर दोनों यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, बट दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने एक सेंटेंस कहा कि ही इज मोर वाइजर दैन हिज फ्रेंड। अब इसमें हमने क्या गलती कर दी कि हमने मोर भी यूज किया जो एक कंपैरेटिव है और ई, आर भी यूज किया जो दूसरा कंपैरेटिव है। ये 2 कंपैरेटिव हो गए। सेम ऐसा ही होता है अगर हम ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड। सुपरलेटिव डिग्री में दैन नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वहां पर भी ये गलत होता है। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव बहुत ही बेसिक सी चीज है। ई, आर और मोर एक साथ यूज नहीं करना है, ई, एस, टी और मोस्ट एक साथ यूज नहीं करना है। ये डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। अच्छा, कौन सी कंडीशन में हम ई, आर का यूज नहीं करते हैं? भले ही हमारा एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल हो लेकिन उसके बावजूद भी हम ई, आर यूज नहीं करते। तो ध्यान रखना है, जब भी हम एक सब्जेक्ट के 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी नंबर 1 एंड क्वालिटी नंबर 2, तो भले ही हमारा एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल हो हम उसमें ई, आर यूज नहीं करते। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज मोर एबल टू राइट than स्पीक। अब यहां पर हमने कई चीजों का ध्यान देना है। than के पहले टू आता है लेकिन than के बाद टू का यूज नहीं होता, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नंबर 2, यहां पर हम देख रहे हैं कि एबल जो है वो सिंगल सिलेबल वर्ड है लेकिन उसके बावजूद भी हम ई, आर नहीं लगा रहे क्योंकि यहां पर हम एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना कर रहे हैं, और जब भी हम एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करते हैं तो हम ई, आर यूज नहीं करते, उसकी बजाय हम मोर का यूज करते हैं। 2 है यहाँ पर आपके पास पॉइंट। नंबर 1, दैन के बाद टू यूज नहीं करना है, और नंबर 2, अगर एक ही व्यक्ति के 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करेंगे तो हम उस जगह पर ई, आर का यूज नहीं करेंगे।
अब हम जरा अगले पे मूव करें, इजी सा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कंपैरिजन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम दैन का यूज करते हैं। ए इज बेटर दैन बी, ए इज टॉलर दैन बी, ए इज मोर ब्यूटीफुल दैन बी, बट कई जगह पे हम दैन का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर अगर हम बेसिक में अगर हम सीखें तो हमारे पास 12 वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स जो ओ आर पे खत्म होते हैं, ओ आर पे, उनमें से हमने यहाँ पर 7 वर्ड्स लिखे हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर एंड एंटेरियर। 5 वर्ड अभी बता दूंगी मैं। ये जो 7 वर्ड्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है मगर ये दैन नहीं लेते, इनके बाद हम टू का यूज करते हैं। टू, ही इज सीनियर टू मी, नॉट दैन मी। और जो डिफरेंट है वो फ्रॉम लेता है, फ्रॉम, और जो इनडिफरेंट है वो टू लेता है। ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंट फ्रॉम लेता है, इनडिफरेंट टू लेता है। प्रेफर, प्रेफर जो है प्रेफर ये भी टू लेता है, ध्यान रखना है, प्रेफर के साथ भी टू का यूज होता है। तो आप 7 OR वाले वर्ड्स लर्न कर लेंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर एंड एंटेरियर, विच टेक्स टू, एंड डिफरेंट फ्रॉम एंड इनडिफरेंट टू, और प्रेफर भी लेता है टू। अच्छा, वो 5 OR वाले और कौन से वर्ड हैं? तो 5 वर्ड हैं, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर। अल्टीरियर, ये जो 5 वर्ड हैं ये भी OR पे खत्म होते हैं, लेकिन ये अब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इनको नाउन की तरह यूज किया जाता है या कभी कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह। जैसे अगर हमने कोई सेंटेंस कहा कि ही इज अ माइनर, ही इज अ माइनर, तो यहां पर जो माइनर यूज हुआ है वो जुवेनाइल के लिए यूज हुआ है। जुवेनाइल, अगर कोई 18 से कम एज का है तो उसे हम माइनर कहेंगे। अगर हम कहते कि इट इज अ माइनर प्रॉब्लम, इट इज अ माइनर प्रॉब्लम, तो ध्यान रखना है कि यहां पर नाउन जो है वो प्रॉब्लम है और माइनर यहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दैन इज अ पैरेलल कंजंक्शन, और ध्यान रखना है कि दैन में अगर हमने मान लीजिए 2 नाउन लिए हैं ए और बी, तो हम ए और बी का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम बी की जगह पे हम एवरीवन, एनीवन लिखते हैं, तो एवरीवन और एनीवन में ए भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो एवरीवन तो ए भी इंक्लूड हो गया, तो उसको हटाने के लिए हम एवरीवन और एनीवन के साथ एल्स का यूज जरूर करते हैं, और ऑल और एनी लिखा है तो अदर का यूज जरूर करेंगे। ध्यान रखेंगे, दैन के बाद अगर एवरीवन और एनीवन आया है तो एल्स जरूर यूज होगा, और ऑल और एनी के बाद अदर का यूज जरूर होगा। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर कि ए इज बेटर than all other boys। यहां पर अगर आपने A is better than, sorry I forgot than, A is better than all other boys, अगर आपने than के बाद all लगाया है तो other जरूर आएगा, बट बी केयरफुल, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है कि A is the best ऑफ, अब सुपरलेटिव डिग्री में दैन क्यों आएगा? दैन तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है और ऑल आया है तो यहां पर अदर का यूज नहीं करना है। ध्यान देंगे, दैन के बाद अगर ऑल या एनी आया है तो अदर का यूज जरूर होगा, लेकिन अगर आपने सुपरलेटिव, रट नहीं लेना है कि ऑल आया तो अदर लगा दो, अगर सुपरलेटिव डिग्री में ऑल आया है तब हम अदर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें हम, हमेशा याद रखना है, मैं बार बार बता रही हूं कि दैन एक पैरेलल कंजंक्शन है। पैरेलल का मतलब होता है दोनों तरफ एक बराबर। अब मान लीजिए कि आपने दैन का यूज किया और दैन के पहले आपने एक ऐसे नाउन का यूज किया जिसमें एपोस्ट्रोफे एस लगा है, यानी पजेसिव केस। पजेसिव केस के बाद एक नाउन जरूर आता है। अब यही सेम पजेसिव केस इधर भी यूज होगा,
तो आपने फिर नाउन में एपिस्ट्रोफे एस लगाया और फिर नाउन लगाया। अगर जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं अगर वो दोनों नाउन सेम है तो आपको ये जो आपका जो मेन नाउन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं, हमें पता होता है कि भाई तुमने एपिस्ट्रोफे एस लगाया है तो एक नाउन जरूर यूज किया होगा। अगर तुमने वहां पर नहीं लगाया इसका मतलब सेम नाउन रिपीट हो रहा है, क्योंकि दैन इज अ पैरेलल कंजंक्शन और दैन के दोनों तरफ बराबर की चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि इस नाउन में एपिस्ट्रोफे एस लगाना मत भूल जाना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर हम एक सेंटेंस कहें कि मेंस क्लोथ्स are costlier than women, तो भाई ये क्या सेंटेंस लिख दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहां पर बात हो रही थी क्लोथ्स की, क्योंकि हमें पता है कि जो नाउन पॉसेसिव फॉर्म में आता है वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता, मेन सब्जेक्ट उसके बाद वाला नाउन होता है। यहां पर क्लोथ्स जो है वो मेन नाउन है। और यहां पे आपने कंपैरिजन किससे कर दिया है, विमेन से, महिलाओं से कंपैरिजन कर दिया। सेंटेंस बहुत ही एब्सर्ड हो गया। यहां पर गड़बड़ी ये हुई कि विमेन में भी हमें एपिस्ट्रोफे एस लगाना था, विमेन्स। अब अगर आपने एपिस्ट्रोफे एस लगा दिया है तो क्लोथ्स अपने आप ग्रामर वहां पर रिपीट कर लेगा, उसे पता है कि सेंटेंस है कि मेंस क्लोथ्स आर कॉस्टलियर दैन विमेन्स। जब हम प्रोनाउन में करते हैं तो प्रोनाउन में करते हैं कि योर बुक इज बेटर दैन माइन। अब यहां पर जब हम माइन लिखते हैं तो इसका अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो ये आएगा माई बुक का शॉर्ट फॉर्म इज माइन। माई के बाद हम नाउन यूज करते हैं, अगर हम नाउन ओमिट कर दें तो हम वहां पर माइन लिख देंगे, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि हम बुक भी वहां पर ऐड कर रहे हैं। अब कई बार पोजीशन के लिए हम नाउन ऑफ नाउन का यूज करते हैं और फिर दैन लगाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आई है जिसमें आपने नाउन ऑफ नाउन का यूज किया है तो दोबारा अगर हम नाउन ऑफ नाउन लिख रहे हैं और अगर सेम नाउन की बात कर रहे हैं, बेसिक में आपने जाना होगा, बेसिक जब पढ़ा होगा तो नाउन एपिस्ट्रोफे एस नाउन तो ये वाला मेन नाउन है और नाउन ऑफ नाउन तो ये वाला मेन नाउन है, यानी यहां पर हम इस नाउन की बात करते हैं। अगर यही नाउन इधर रिपीट हुआ है तो ग्रामर कहता है डोंट रिपीट द नाउन, आप इस नाउन की जगह ध्यान रखिए, अगर सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज का यूज कर दीजिए। जैसे अगर हम कहें कि रोड्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर दैन हम बात रोड्स की कर रहे हैं तो कहेंगे दोज ऑफ कानपुर। यहां पर जो आपने दोज जो लगाया है वो रोड्स के लिए लगाया है। इन अ नटशेल मैं आपको फिर से बता दूं कि नाउन में एपिस्ट्रोफे एस लगाया हो तो उधर भी रिपीट सेम होगा, बस आपको सेम नाउन दोबारा रिपीट नहीं करना है। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन लगाया है और नाउन सेम है तो उस नाउन को ओमिट करके हम दैट या दोज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन हो तो दैट और प्लूरल नाउन हो तो दोज। अब हम जरा नेक्स्ट वाले पे चलें, ग्रेजुअल इंक्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज? तो कई बार हम कहते हैं गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कभी भी अगर किसी भी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीज की बात की जाए तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री द्वारा दर्शाते हैं। अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री ER वाला है तो कहिए हॉटर एंड हॉटर। भाई दिन जो है वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं, डेज आर बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर। और अगर आपका कंपैरेटिव मोर वाला है तो पहले कंपैरेटिव लिख लीजिए, कहिए कि खाना महंगा होता जा रहा है, फूड आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। पहले आप एक्सपेंसिव लिख लीजिए क्योंकि एक्सपेंसिव मल्टी सिलेबल वाला है, एक्सपेंसिव मोर एंड मोर। जिन बच्चों ने सिलेबल नहीं पढ़ा होगा उन्हें यहां पर डिफिकल्टी जरूर आ रही होगी।
क्योंकि देखिए रिवीजन क्लास में बेसिक का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको ये सारे बेसिक्स आते हैं और अब हम आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अब अगर आप पूछेंगे तो कि भाई हमें तो सिलेबल ही नहीं पता है, तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड डू द बेसिक क्लासेस, क्योंकि रिविजन अब एग्जाम में 2-3 दिन बचे हैं, अब हम थोड़ी ना बेसिक पढ़ सकते हैं, तो अब तो हम की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर सिलेबल जानना हो तो बेसिक क्लास करनी पड़ेगी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीजीएल में, सीडीएस में, एनडीए में लगातार पूछता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। यहां पर 2 क्वेश्चन है। जब भी हम एक प्रपोर्शन बनाते हैं जितना और उतना, जितना और उतना, जैसे हम कहते हैं द सूनर, जितनी जल्दी उतना बेहतर, द बेटर, एक ऐसा ग्रामर का एक प्रपोर्शन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हम दोनों तरफ बैलेंस कर देते हैं। बहुत सारे इसमें सेंटेंस होते हैं, जैसे द डीपर, द स्वीटर, द हायर, द कूलर। इसमें ध्यान रखना है दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आती है, द प्लस कंपैरेटिव एंड द प्लस कंपैरेटिव। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आया है तो ग्रामर में द जो है वो आर्टिकल है, लेकिन इस पोजीशन में द जो है वो एडवर्ब है, द यहां पर आर्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा कि अगर इस कंडीशन में जो है वो द आर्टिकल का काम नहीं कर रहा, यहां पे जो द है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के पहले लगा है। और आपको पता है कि एडवर्ब का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज्यादातर तो सीजीएल में देखा गया है, बट सीडीएस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा है जिसमें हम एक ही साथ पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव भी यूज कर लेते हैं और कंपैरेटिव भी। प्रीवियस रिवीजन की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एज के बीच में आप एडजेक्टिव यूज करेंगे या एडवर्ब यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके वर्ब पे। अगर आप लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, अगर आप नॉर्मल वर्ब यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब का यूज करेंगे। लिंकिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ब, फील, टेस्ट, स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, गेट, ग्रो, बिकम। अब ये मेरी बातें सुनने के लिए आपको कान से बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आया है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एज और फिर आया है इफ नॉट, और फिर कंपैरेटिव डिग्री देन और सब्जेक्ट टू। कई बार आप ऐसा कहते हो कि ए इज एज टॉल एज ए जो है वो इतना लंबा है, इफ नॉट नहीं, अगर नहीं भी है तो टॉलर दैन बी। हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें एक ही स्ट्रक्चर में हम दोनों यूज कर लेते हैं। कहते हैं कि ए बी जितना तो लंबा है ही, भले ही बी से ज्यादा लंबा ना हो, तो स्ट्रक्चर यही आता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि एज में कई बार एज गायब कर देता है एग्जाम में, तो ये जरूर रखना है एज। और फिर इफ नॉट, अगर इफ नॉट आया है तो इस तरफ आएगा कंपैरेटिव डिग्री, फिर दैन और फिर बी। अगला तो बहुत ही इजी है, वन ऑफ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है मैं हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वन ऑफ में बहुत से क्वेश्चन हैं। वन ऑफ में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ में नाउन प्लूरल और WH वर्ड आया तो पहला वर्ब प्लूरल, दूसरा वर्ब सिंगुलर। अगर वन के पहले ओनली आ गया है, भले ही WH वर्ड आए, तो दोनों वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ में एक और क्वेश्चन है कि वन ऑफ आप जब भी यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स who have played for India. Now look at the sentence. One of के बाद
सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद WH आया तो फिर आया हमारा पहला वर्ब प्लूरल। वेयर इज द दूसरा वर्ब? तो दूसरा वर्ब हमने पहले ही यूज कर दिया है, ही इज। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि ये वाला जो पार्ट है आप एंड में भी रख सकते हैं और आप शुरू में भी रख सकते हैं। तो वन ऑफ के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी है और बाकी जो वन ऑफ से रिलेटेड है वो मैंने कई बार आपको अभी भी बता दिया है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे तो एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव की हम बात करेंगे जिनकी कोई डिग्री नहीं होती, नो डिग्री एंड नो एडवर्ब। तो बेसिक में आपको पहले जानना होगा कि एडजेक्टिव की पहले तो डिग्रीज होती हैं PCS 1 2 3 और दूसरा आप किसी भी एडजेक्टिव को एक एडवर्ब से मॉडिफाई कर सकते हो, इंटेंसीफाई भी कर सकते हो। नाउ अगर हम कहें कि गर्मी है, हम कहें बहुत गर्मी है, तो बहुत क्या है? अगर हम कहें इट्स वेरी हॉट, तो यहां पर जो हॉट है वो है एडजेक्टिव और वेरी जो है वो है एडवर्ब। कोई भी एडजेक्टिव किसी भी एडवर्ब के द्वारा इंटेंसीफाई या मॉडिफाई हो सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी ना तो आप डिग्रीज बनाते हैं और ना उनके पहले एडवर्ब लगाते हैं, वो एज इट इज यूज होते हैं। जैसे परफेक्ट, एक्सेलेंट, आइडियल, यूनिक, एक्सट्रीम, कंप्लीट, फुल एटसेट्रा, और शेप, राउंड, स्क्वायर वगैरह आप इनका कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई, जैसे अगर आपने कहा कि मिल्क इज अ परफेक्ट ड्रिंक, अब आप ये नहीं कह सकते कि मिल्क इज मोर परफेक्ट देन वाटर, या हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क इज वेरी परफेक्ट। नो, परफेक्ट ऐसे ही यूज होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज होता है। अब अगर हम अगले की बात करें तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। मच इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी फॉर काउंटेबल नाउन। और यहां पर प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूं कि मेनी के साथ प्लूरल और मेनी के साथ सिंगुलर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मच और मेनी की। तो अगर हम एक छोटा सा अगर हम एक सेंटेंस देखें कि यू कैन हैव as dash as water you want, तो यहां पर हमने बात की है वाटर की, और वाटर जो है अनकाउंटेबल है और as के बीच में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे मच, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। और अगर हम इसी सेंटेंस को कहें कि यू कैन हैव as books you want, हालांकि बुक कोई चाहता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो यहाँ पे हम लगाएंगे मेनी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की। तो मच और मेनी ऐसे नहीं पूछता है, बहुत ही अब CDS CGL अच्छे एग्जाम है तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन as के बीच में इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर हम इसी उसमें और आगे चले तो एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, लिटिल एंड फ्यू। ये भी जो है लिटिल इज अनकाउंटेबल एंड फ्यू इज काउंटेबल, सेम वही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी है। अ लिटिल, फ्यू, द फ्यू। पहले हम लिटिल और फ्यू की बात कर लें तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में हम कुछ सेमी नेगेटिव जो है वो वर्ड्स की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी नेगेटिव? आधे नेगेटिव नहीं होते, वो दिखते नेगेटिव नहीं है लेकिन उनको नेगेटिव कंसीडर किया गया है। उसमें सबसे पहले ही आता है लिटिल एंड फ्यू। लिटिल, फ्यू, टू, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये कुछ टॉप के वर्ड्स हैं जो दिखते नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव स्टार्ट विद एन हमारे दिमाग में भरा हुआ है। नो, नॉट, ये सारे जो वर्ड हैं ये नेगेटिव हैं। जिनमें एन नहीं दिखता उनको हम नेगेटिव नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं लिटिल, फ्यू, टू, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो लिटिल और फ्यू का यूज तब करना है जब आप नेगेटिव में बात कर रहे हो, यानी आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने अ लगाया तो इसका मतलब अब थोड़ा सा है।
थोड़ा सा है। जैसे एक कहावत है कि थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, तो लिटिल ज्ञान या अ लिटिल ज्ञान, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्ञान है, इसीलिए हम कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अगर थोड़ा ज्ञान है ही नहीं तो फिर वो डेंजरस नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो वो खतरनाक हो जाता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट में हमें लिटिल और फ्यू का यूज करना है, जहां पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो वहां पर अ लिटिल अ फ्यू का यूज करना है। देखिए, जब मैं ग्रामर का बेसिक पढ़ाती हूं तो शुरू में ही बता देती हूं बच्चों को कि कुछ सेंटेंस करेक्शन जो है वो हमारी आंखों के लिए होते हैं, आईज के लिए, और कुछ सेंटेंस करेक्शन जो है वो हमारे दिमाग के लिए होते हैं, माइंड के लिए। कुछ सेंटेंस करेक्शन आंखों को दिख जाते हैं कि एवरीवन के साथ इज लगाना है, आंखों का काम है, लेकिन अगर इस वाले कॉन्सेप्ट की हम बात करें कि अ लिटिल लगाना है या लिटिल लगाना है, ये कॉन्सेप्ट बिना पढ़े नहीं आएगा, ये आंखों को नहीं दिखेगा। इसके लिए तो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर पॉजिटिव है तो फिर अ लगाइए, नेगेटिव है तो अ हटा दीजिए। और द कब लगाएं? जब आप इन टोटल की बात करते हो, जितना भी है, जितना, अगर हम इसी में बात करें कि द लिटिल नॉलेज यानी जितना भी नॉलेज मुझे है द लिटिल नॉलेज आई हैव इज एनफ। अब मैंने उस नॉलेज को डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि द लगाया था तो द जैसे ही लगाया तो मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि सारे का सारा क्या। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात, लिटिल और फ्यू सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन नेगेटिव माने जाते हैं। और भी वर्ड्स हैं आपके पास, सेंटेंस पढ़कर देखना है कि अगर नेगेटिव चाहिए तो अ नहीं लगाना है, और अगर पॉजिटिव चाहिए तो अ लगाना है, और अगर डिस्क्राइब किया है तो फिर हम द लगाएंगे। हालांकि अभी तक जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट में आते हैं कि अ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हम आगे मूव करें और बात करें वेरी और मच की। दोनों ही जो है ये एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब अभी पहले ही मैंने आपको बताया कि आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हो एडवर्ब से। आजकल इस पे क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज्यादा। तो जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव जैसे ही आप वर्ड सुने तो फटाफट 3 कैटेगरी में बांट लें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 1 2 3, एक सब्जेक्ट पॉजिटिव, 2 कंपैरेटिव, 3 में से बोला तो सुपरलेटिव। अब यहां पर ग्रामर कहता है कि भाई अगर आप तुम्हें पॉजिटिव डिग्री को बढ़ाना है, पॉजिटिव, तो तुम लगाओगे वेरी, कंपैरेटिव को बढ़ाना है तो लगाओ मच। और यहीं पर एक और, जिन बच्चों की बेस पे पकड़ नहीं होती है वो क्या बेवकूफ़ी करते हैं, अभी 2 मिनट में बता रही हूं। और अगर सुपरलेटिव में लगाना है तो दोनों का यूज कर सकते हो, वेरी और मच। अगर हमने कहा कि हॉट तो हम कह सकते हैं वेरी हॉट, पॉजिटिव डिग्री, वेरी से लगाना है, उसको मॉडिफाई करना है। हॉटर तो हम कहेंगे मच हॉटर। और अगर हमें हॉटेस्ट को करना होता तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेरी लगाना है तो द के बाद लगाओ द वेरी हॉटेस्ट, और अगर मच लगाना है तो मच द हॉटेस्ट। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें मोर लगा हुआ है। इधर देखते हैं हम, अगर कोई ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें मोर, जैसे आपने कहा मोर डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट जो है वो मल्टी सिलेबल है, तो ऑफ कोर्स उसका कंपैरेटिव हम मोर से बनाएंगे। क्या मोर के पहले भी हम मच लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। मच मोर डिफिकल्ट। अगर आपको मोर डिफिकल्ट को देखिए, मोर डिफिकल्ट जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और यहां पर आपने मच के द्वारा इसको और जो है बढ़ा लिया, तो मच और मोर एक साथ आता है। अगर आपका कंपैरेटिव मोर से बना है तो आप उसके पहले मच बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या नहीं एक साथ यूज होता है? तो ER और मोर एक साथ यूज नहीं होता है। डबल कंपैरेटिव ये यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मच और मोर एक साथ यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं,
एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर आपको पॉजिटिव को बढ़ाना है तो वेरी, कंपैरेटिव को बढ़ाना है तो मच। क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव पे ही रिलेटेड आए हैं, सुपरलेटिव पे नहीं आया है, इतना ज्यादा यूजेस में नहीं है, इसीलिए अगर आप इसको नहीं भी ध्यान दें तो चलेगा, बट एक बार देख लीजिएगा कि अगर वेरी लगाना है तो द के बाद और मच लगाना है तो द के पहले। Now we have a very simple concept of some and any. तो some और any का यूज, some is for positive, अगर आप सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे हैं तो some, और any is for negative, अगर नेगेटिव है तो फिर हम any का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं इनका भी साथी any ही है, ये इनके साथ भी एनी का ही यूज होता है क्योंकि ये भी नेगेटिव की ही कैटेगरी में यूज होते हैं। जैसे ही सेल्डम स्पीक्स एनी ट्रुथ। यहां पर हमने एनी का यूज किया है क्योंकि यहां पर हमने सेल्डम लगाया था। नेगेटिव हो या आपके पास सेमी नेगेटिव हो, आप उसके साथ एनी का यूज करेंगे। इफ और वेदर भी आया हो, इफ और वेदर, तो भी हम एनी का यूज करते हैं। अगर ये कंजंक्शन आए हो तो भी हम एनी का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे कॉल कर लेना अगर तुम्हें कोई एनी प्रॉब्लम हो तो, कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर भी हम इफ लगा रहे हैं इसीलिए एनी का यूज करेंगे। Now let's see the plus adjective. Again, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा होता, मैं बार बार ये सेंटेंस कह रही हूं, वो फिर कंफ्यूज होते हैं। द प्लस एडजेक्टिव, अगर आप पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगा रहे हैं, द पुअर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। तो अगर हम द पुअर लगा रहे हैं तो पहली बात तो हम इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। द पुअर आर नीडी। तो जैसे ही हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं तो वो एक पूरे के पूरे वर्ग को दर्शाता है और उसको हम प्लूरल मानकर चलते हैं। अब यहीं पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लिख दें कि द मैन, तो कहते हैं कि ये भी वर्ग बन गया। भाई यहां पर हमने बात की कि एडजेक्टिव में द लगाना है तो वो पूरा वर्ग बनेगा, किसी नाउन में द लगाएंगे तो पूरा वर्ग नहीं बनेगा। यहां पर द नहीं लगाना है। अगर आप पूरे वर्ग की बात कर रहे हो तो नाउन में प्लूरल बनता है, मैन का प्लूरल तब बनेगा जब हम इसकी स्पेलिंग चेंज करेंगे, मेन। नाउन में द लगाने से नाउन प्लूरल नहीं बनता। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में द लगाने से जो है वो एक पूरे के पूरे वर्ग को दर्शाता है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में द लगाना है। कंपैरेटिव डिग्री में हम कब द लगाते हैं? तो कंपैरेटिव डिग्री में द लगाने के अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगता है। दो कंडीशन है, अगर आप दो में से एक चुनेंगे, अगर आप कहेंगे ऑफ द टू ए इज द बेटर, याद रखेंगे दैन आएगा तो द नहीं आता है, लेकिन अगर आप दो में से एक चुनेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करते हैं। पहला और दूसरा अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव ये एक प्रपोर्शनेट सेंटेंस को बताता है, और सुपरलेटिव डिग्री में तो हमें पता ही है कि हम द का यूज करते ही हैं। तो याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे तो वर्ग बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री में दो कंडीशन है जिसमें हम द का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में तो हम द यूज करते ही हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अगर आप किसी भी चीज को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कह रहे हो कि गर्मी 3 गुना बढ़ गई है, अगर आप इस तरह से बोले, या सोना 4 गुना महंगा हो गया है, अगर हम इस तरह से बोले तो हम स्ट्रक्चर एज का यूज करते हैं, और एज के बीच में हम लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर हम फिक्स अमाउंट बता दें तो फिर हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे अगर हम कहें कि गोल्ड इज 3 times as costly as
as silver is, यहां पर हमने 3 टाइम्स यूज किया था तो as का स्ट्रक्चर यूज किया। और अगर हम कहें कि गोल्ड इज 40,000 आपने फिक्स अमाउंट बता दिया, गोल्ड इज 40,000 कॉस्टलियर देन सिल्वर, तो यहां पर फिर हमने कॉस्टलियर का यूज किया। ये सारे रूल्स थे एडजेक्टिव से रिलेटेड, और एडजेक्टिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज पार्टिसिपल। क्वेश्चन बहुत आते हैं पार्टिसिपल से रिलेटेड, तो 5 मिनट में मैं आपको ज़रा बता दूं। चलिए हम पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट समझें। पहली बात तो पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल होते हैं, ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव हैं मगर ये मेन वर्ब से बने होते हैं। तो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब आईएनजी काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी कोई काम होता हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो चुका, और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होने के बाद। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसका डिटेल तो ऑफ कोर्स आप बेसिक्स में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये कि अगर आपका सेंटेंस वर्ब आईएनजी से स्टार्ट हुआ है तो बी केयरफुल कि इसका जो नाउन है यानी ये जिसके लिए यूज हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन बता रही हूं कि मूविंग in the grass I saw a snake। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो मूविंग इन द ग्रास, घास में रेंगते हुए आई। भाई कोई व्यक्ति क्यों घास में रेंगेगा, घास में किसको रेंगना चाहिए था, घास में तो स्नेक को रेंगना चाहिए था। यानी कि इस एडजेक्टिव को जो नाउन दिया गया वो गलत दे दिया गया। तो अगर हम नाउन सही दे दें, मूविंग इन द ग्रास अ स्नेक was seen by me, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर आपका सेंटेंस वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ हो तो ध्यान देना है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए वो यूज हुआ है वही इस सेंटेंस के फ्रंट पे हो। अब क्योंकि जो मॉडिफायर है वो उसके बगल में ही रहता है, अगर आपने स्नेक उधर कर दिया तो ये उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो इसी पे आता है वो बीइंग से रिलेटेड आता है कि बीइंग के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को एक सब्जेक्ट सप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक दूसरे को मैच करने चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस कॉम्प्लीमेंट को पहले ही सब्जेक्ट दे दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट अगर मैच कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा तो आप कॉम्प्लीमेंट को पहले ही सब्जेक्ट दे दो ताकि वो उस सब्जेक्ट का पीछा छोड़ दे। जैसे अगर हम कहें कि बीइंग अ स्टूडेंट ही वर्क्स हार्ड। अब अगर हमने ये सेंटेंस लिखा तो स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट मिला है ही बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम कहें कि बीइंग अ हॉट डे he feels tired। अब यहां पर अगर हम देखें तो हॉट डे और ही क्यों बनेगा हॉट डे, यानी वो उसको मैच नहीं कर रहा। अब हॉट डे कहेगा मेरा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ही ने तो साथ छोड़ दिया, तो आप इसको पहले ही दे दीजिए इट बीइंग अ हॉट डे ही फील्स टायर्ड। ध्यान रखना है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आपका सेंटेंस सही है, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट को आप पहले ही आगे ही उसका फ्रंट पे ही आप उसको सब्जेक्ट दे दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। नाउ व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल कुछ वर्ब को छोड़कर जितने वर्ब के थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करते हैं। यानी अगर आप कहते हो बॉइल्ड
बॉइल्ड, तो जो बॉइल्ड अगर किसी नाउन के लिए यूज किया जाएगा तो ये इसकी विशेषता होगा, जैसे हम कहते हैं बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स, यानी यहां पर जो बॉइल्ड है वो एग्स की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन कहाँ आता है? तो क्वेश्चन आता है कि ध्यान रखेंगे कि कई बार आपके सेंटेंस में एक नाउन दिया रहता है और नाउन के पहले अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म दिया है तो कृपया करके आप उसको एडजेक्टिव में चेंज कर लें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करता, तो अगर आपको ऐसा दिख जाए तो फिर आप उसे वर्ब आईएनजी या वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे ही गेव मी a dash cup of tea। अब अगर यहां पर हम लिख देते कि मान लीजिए हमने लिख दिया ब्रू कप ऑफ टी, तो ब्रू तो वर्ब है, वर्ब अब हम इसका फर्स्ट फॉर्म है, अब ये कैसे होगा? यानी कि ब्रूइंग कप ऑफ टी, यानी कि भफाता हुआ चाय। यहां पर हमने, अगर हम मान लीजिए इसकी जगह अगर वाटर लिखते कि वाटर, अगर हम टी की जगह वाटर लिखते और कप की जगह ग्लास लिखते तो, और बॉयल लिखते तो हम कहते बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। हमेशा याद रखना है कि नाउन के पहले अगर वर्ब का फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म आया हो मॉडिफायर में तो उसको हटा दें, उसकी जगह वर्ब आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जो लास्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, उससे तो एक फिक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट प्लस V2 अगर ये पैसिव में बनाना है तो, और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस V2 ये अगर एक्टिव में बनाना है तो। अगर हैविंग बीन प्लस V3 अगर सब्जेक्ट पर किया गया है तो, और अगर सब्जेक्ट ने किया है तो फिर हैविंग प्लस V3 और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये फिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो कब बीन लगाना है और कब बीन नहीं लगाना है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और हैविंग के बाद सीधे थर्ड फॉर्म या बीन के बाद थर्ड फॉर्म, बीन पैसिव में और थर्ड फॉर्म एक्टिव में। पार्टिसिपल पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ बच्चों को कि पार्टिसिपल बहुत थरली पढ़ना चाहिए जब आप बेसिक में पढ़ते हो तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आप एडजेक्टिव सारा रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके लिए दूसरे चैप्टर से फिर जो मेन पॉइंट्स हैं वो लेकर आएंगे। थैंक यू।